आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो करेंट अफेयर्स 12 जुलाई के आपके सामने हाजिर है। याद रखिएगा कि नहीं, 11 जुलाई के इनफैक्ट एक दिन डिले होता है करेंट अफेयर में, ठीक है, कि रियल टाइम तो भाई नहीं ला सकते हम लोग। तो जैसे ये 11 जुलाई की करेंट अफेयर है, 12 को करूंगा, 12 के 13 का करूंगा। ऐसे किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में स्टडी ग्लोस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आप आइए, यूपीएससी की स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जो करेंट अफेयर्स है ये सारे एग्जाम में बहुत मदद देंगे आपको, ठीक है ना। मदद के साथ साथ आप आंसर राइटिंग सीखेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो उसका हम कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। सिर्फ 600 रुपए का है। आमतौर पर ये बड़े महंगे कोर्स आते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने आंसर कैसे फ्रेम करने, आपको स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होगा। तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। और लक्ष्य बैच तो हमारा चल ही रहा है, वो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपए में 1 साल। तो आइए फटाक से। तो आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि कल था, 11 जुलाई को था, उसकी बात करेंगे। तो भाई देखिए, दुनिया की पॉपुलेशन की बात करें, जीएस पेपर 1 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो बढ़ती ही जा रही है। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये तो खैर इसका आंसर नहीं देना चाहिए। चलो मैं कंटेंट राइटर से बोल दूंगा कि अगली बार आप आंसर ना लिखें, ठीक है ना। कि सबसे कौन सी साउथ एशियन कंट्री है, जाहिर सी बात है हाईएस्ट पॉपुलेशन इसमें इंडिया की है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो 11 जुलाई को ये होता है ना। 11, बस इतना याद रखिए, एक और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 1989 ने बोला चलो करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं। केसी जकारिया ने इस प्रपोजल को जो है वो दिया था। अब देखिए 1987 में 500 करोड़ पॉपुलेशन हो गई थी, आज 850 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्स के लिए लड़ाइयां उतनी ही होंगी। पॉवर्टी, हेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि इस समय टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यानी कि अगर टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट की एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितने बच्चों को जन्म देगी, तो टीएफआर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या, पॉपुलेशन कम होगी। और ये हमको पूरी दुनिया में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में बोला कि चलो बच्चे पैदा नहीं, 2 चाइल्ड पॉलिसी कर लो, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी कर ली, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, चाइना में कोई भी पॉपुलेशन बढ़ने के आसार नहीं दिखे हमको। तो हालात अब पॉपुलेशन घटने की तरफ इशारा कर रहे हैं। 1960s और 70s की बात करें तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो 2% था, ठीक है ना। और भारत के लिए तो प्रेडिक्शंस काफी ज्यादा हाई थे। हालांकि इंडियन फर्टिलिटी रेट लगातार डिक्लाइन हो रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। जहां एक समय आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 साल थी, 35 साल थी, आज 68 ईयर्स के आसपास है। इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल होता है कि जैसे मान लीजिए कि वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 2 से कम है या 2 है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है कि आपकी जनरेशन आपको रिप्लेस कर पाएगी कि नहीं। आपके जैसे बच्चे, अगर एक बच्चा है, ठीक है ना, या बच्चा ही नहीं है, तो वो रिप्लेस ही नहीं कर पाएगी। 2 से ज्यादा होनी चाहिए ना, मतलब जैसे एक आदमी एक औरत है। तो रिप्लेसमेंट और फर्टिलिटी रेट जो है वो इस समय सबसे कम है। अगर 1970s की बात करें, 2 से भी कम है। हेल्थ पैरामीटर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग ज्यादा जी रहे हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैक्सीन ठोक ठोक के, दवाई ठोक ठोक के उसकी उम्र बढ़ाई जाती है, अच्छी बात है ना। तो फर्टिलिटी रेट 3.4 था 1992 में, और आज 2 से भी नीचे आ गया है, हालांकि 2 पे है। मोर्टेलिटी क्या होता है, कितने लोग मर रहे हैं। तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग मर कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं। माइग्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली माइग्रेशन है, जो देखिए भारत की पॉपुलेशन डायनेमिक्स के ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो जो रैपिड अर्बन माइग्रेशन है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंप्लीकेशन क्या आप देख ही सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर फर्टिलिटी रेट कम होगा तो इसका मतलब क्या है, हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारा 1, या हम 2 हमारे हइये नहीं, ठीक है ना। तो फैमिली क्या है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, चाचा भी रह रहे हैं, मामा जी भी रह रहे हैं, मामा तो नहीं खैर, ताऊ जी भी रह रहे हैं, सबके सब रह रहे हैं कि फैमिली में। लेकिन अब छोटी फैमिली होगी आगे आने वाले समय में, यानी कि डेमोग्राफी हमारी बदलेगी। कम लोग होंगे तो डेफिनेटली इंप्रूव्ड हेल्थ केयर हमको देखने को मिलेगी, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़िया होगा, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है कि अगर 2 लोगों के लिए खाना है, 10 को पैदा कर लिया, तो उसके लिए जद्दोजहद होनी ही होनी है। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन हमारी बूढ़ी होती जा रही है उसमें लॉन्ग टर्म प्लान्स की जरूरत है, ओके। और जेंडर इक्वालिटी एक हमेशा से क्रूशियल इशू रहा है कि आदमी, वाह आज भी हमको लड़का ही चाहिए। फीमेल लेबर फोर्स जो है वो कम हो, वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, तो ये हमको देखना पड़ेगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो यूनाइटेड नेशन का है 2030 तक आपको ये पूरा करना, लगता नहीं पूरा हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, आपको हटाना है, गरीबी को हटाना है, जो भी पॉवर्टी लाइन से बिलो है। एमजी नरेगा, जननी सुरक्षा योजना, इस तरीके की जो कार्यक्रम है, जो स्कीम्स है, वो बढ़िया रोल प्ले करेंगे। भुखमरी से लड़ना है। अब भुखमरी से आप कैसे लड़ेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने क्रॉप सफिशिएंसी तो आ गई, सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब कभी भी भारत में सूखा नहीं पड़ा। उसके बाद वीट और राइस उगा के हमने पूरी भारत को यही खिलाया, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, ये आया और इसने कमाल का काम किया। उसके बाद जो मैल न्यूट्रिशन और हंगर, जो कि एक बड़ी दिक्कत की बात है भारत में, हालांकि भारत मिड डे मील, पोषण अभियान, ये सारी स्कीम्स तो चलाती है, लेकिन उसका कितना असर हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये हंगर को भी हमको कॉम्पैक्ट करना और हेल्थ को आपको इंप्रूव करना है। अब इसमें इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को कम करना है। आपकी जो माएँ हैं वो ना मरे, जो बच्चे हैं वो ना मरे, है ना। हेल्थ केयर में प्रोग्रेस होती रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। न्यूट्रिशन क्राइसिस, भारत की अगर बात करें तो भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे ही आता है। मैल न्यूट्रिशन और एनीमिक, भारत में आधी से ज्यादा महिलाएं, खून की कमी है, एनीमिया है, ये देखना है। फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। पर्दे पे तो मतलब पेपर्स में तो भारत की इकोनॉमी 6th लार्जेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो तो वो इसलिए क्योंकि भारत के अमीर जो है उसकी इकोनॉमी को बनाए रखे हैं। बट ये एक दिक्कत है, जो वेल्थ इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है। उसके बाद जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई। देखिए, हर किसी को अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके बेनिफिट्स हर किसी को जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब को ना आए। देखिए, हर कोई अमीर नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हो लोगों के खाने के पास। हेल्थ बर्डन की बात करें तो ये भी भाई, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ते जा रहा है। भारत कैंसर कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, ये सारी चीज को रोकना है ना। तो ये भी चीजों को एड्रेस करना है। तो क्या पॉलिसी इंप्लीकेशंस और रिकमेंडेशंस है? सबसे पहले तो वही है कि आप जॉब बढ़ाइए। अगर आप इनकम इनइक्वालिटी से आपको पार पाना है तो स्किल बढ़ाइए, स्किल दीजिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए, है कि नहीं। साथ ही साथ जो बजट एलोकेशन है हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए वो बढ़ाइए। पैसा देंगे तो भाई जाहिर सी बात है ज्यादा क्लिनिक्स होंगे, ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, ज्यादा न्यूट्रिशन होगा। जेंडर क्वालिटी पे ज्यादा एम्फेसाइज करिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा एम्फेसाइज करिए, ताकि हम जेंडर इक्वालिटी जो है उसको स्ट्रेंथन कर सके। कंक्लूजन ये है कि जो भारत की जर्नी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमको अचीव करने हैं 2030 तक, इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या लगता है कि अगले 6 सालों में ये अप्रोच, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हम पूरा कर पाएंगे? चलिए, मधु कश्यप, क्या बात है, बहुत ही शानदार कहानी, सब इंस्पेक्टर बनने की कहानी, मजा आ गई यार, कसम से मजा आ गई। तो ये पेपर टू सोशल जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 साल की ट्रांस वुमेन है, भागलपुर से, बिहार भागलपुर से, और ये सब इंस्पेक्टर बन गई, ठीक है। यानी कि जो थर्ड जेंडर है, पहली बार वो एक सब इंस्पेक्टर बन गया। इससे अच्छी बात, इससे प्रोग्रेसिव बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक। और वो भी बिहार से हैं, तो और ही अच्छी बात है। तो जेंडर पैरिटी इश्यूज देखने को मिलते हैं हमको। अरे औरतों को छोड़िए, यहां पे ट्रांसजेंडर्स के साथ तो क्या भेदभाव होता है, हम सबको पता है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुए, 2 साल पहले इन्होंने सर्जरी करवाई, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने तैयारी की और बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, BPSSC, इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, ठीक है। और एक तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है अगर ट्रांस कम्युनिटी की बात करें। इनके साथ साथ रोहित झा सीतामढ़ी से और बंटी कुमार मुजफ्फरपुर से, इन्होंने भी, ये 3 ट्रांस ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। गुरु रहमान सेंटर फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, यहां से इन्होंने कोचिंग ली। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद बताती हैं कि एक लॉन्ग लीगल बैटल जो पटना हाई कोर्ट 2021 में यह मामला गया कि भाई जो ट्रांस इंडिविजुअल्स है वो पुलिस में क्यों नहीं आ सकते। सरकार ने कहा नहीं आ सकते, तो कोर्ट में मामला गया और उसके बाद फिर इनको जॉब दी गई, कोर्ट में इनकी जीत हुई। बिहार कास्ट सर्वे की माने तो 40,827 ट्रांस पीपल है राज्य में, ठीक है। और हमने अक्सर देखा है कि जैसे ट्रेन में या कहीं पे ये लोग आते हैं, और ये सही नहीं है, भीख मांगने इज नॉट भीख, क्या मतलब एक तरीके से बोलते हैं, बट एक तरीके की बेगिंग ही हो गई वो। भाई इनको भी अधिकार है अच्छे से रहने का, इनको पूरा अधिकार है अच्छी जिंदगी जीने का, एग्जाम निकालने का। तो बताती हैं मधु कि हमने बहुत हार्डवर्क किया और मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं कौन हूं, ठीक है ना। मैंने सिर्फ पढ़ाई की, मैंने सिर्फ ज्ञान लिया, और एक बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाली बात है। अब लो भैया, इंडिया रशिया आ गए, PM मोदी का मैंने
व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी, बहुत बढ़िया लेक्चर लिया मैंने स्टडी ग्लोस पे, आप देखिएगा। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पेपर 2 सुपर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी हाईलाइट इसमें ये रही कि पीएम मोदी तो गए, रशिया को मिर्ची नहीं, वेस्ट को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ठीक है। बहुत कुछ बोला, अमेरिका ने बोला कि देखो भाई पीएम मोदी को बोलना चाहिए ना कि व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन भैया रुकवा दो युद्ध, ठीक है। तो अब भैया पुतिन किसी के नहीं मारेंगे, पुतिन किसी के नहीं मानेंगे। तो पुतिन जो है उन्होंने पीएम मोदी का खुले हाथों से स्वागत किया, दुनिया को दिखाया भी कि देख रहे हो भारत हमारे साथ है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनका ये बयान आया कि बहुत डिसअपॉइंटेड है हम कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर को हक कर रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों जिस दिन ये हुआ उसी दिन यूक्रेन के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे हमला हुआ जिसमें 40 बच्चों की जान चली गई, ठीक है ना। बट यहाँ पे सेंट एंड्रयू जो कि एक तरीके से रशिया का भारत रत्न है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शी जिनपिंग को मिला है, नो डाउट, बट पीएम मोदी को ये दिया और खुद यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने ये मेडल पहनाया, ठीक है ना। साथ ही साथ जो कजान में अक्टूबर 2024 में जो एक्सटेंडेड ब्रिक्स समिट होगी उसमें भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने बोला कि देखिए यहाँ पे ये दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर और आपको सिविलियन डेथ्स को रोकना पड़ेगा, यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट को भी रोकिए। भारतीय सोल्जर जो रशिया में है, ये बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ पे बेवकूफ बना के भारतीयों को बोला कि तुमको रशिया में खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, तो आ जाओ। तो अब इंडियंस जो है वो रशिया में लड़ने चले गए और वहां पे पता चला कुछ नहीं मिला है यार, सीधा इनको लड़ने के लिए भेज दिया और जिसमें इंडियंस की जान भी गई। तो बहुत सारे इंडियंस इसमें फंसे हुए थे, तो उन सबको रिलीज करेगा रशिया। हालांकि आज ही ये स्टेटमेंट आया है, रशिया कह रही है कि अरे इंडियंस की हमको जरूरत भी नहीं थी, इंडियंस ऐसे कोई खास, अरे यार तुम किसी को उठा के बस बॉर्डर पे फेंक दे रहे हो, कैसे काम चलेगा। और ये दोस्तों अग्निवीर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अग्निवीर में ये है ना कि भाई हमारी मैन पावर जो बढ़ती जा रही है, ये हो रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है। भाई अग्निवीर आप देख सकते हो, रशिया यूक्रेन युद्ध आपके सामने है, रशिया इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस, फिर भी उसको लोगों की जरूरत पड़ रही है, तब भी उसकी टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रही है। तो इसीलिए भाई आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम सारे इंडियन जो भी रशियन मिलिट्री में रिक्रूट्स हैं उनको हम रिलीज करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन, दोनों ही लीडर्स ने बोला कि हाँ पीसफुल रेजोल्यूशन की जरूरत है। खैर व्लादिमीर पुतिन ऐसे मुझे लगता है कि पीछे फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद मीडिएशन प्रपोजल्स की अगर बात करें तो बोला कि इंटरनेशनल लॉ और यूनियन चार्टर के तहत मीडिएशन प्रपोजल कोई दिक्कत नहीं है, भारत वैसे अगर मीडिएशन करवा दे तो मजा ही आ जाए। इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला कि बहुत गलत है, अमेरिका ने बोला कि अरे यार तुम यार प्लीज यार पुतिन को मनाओ यार कि यूक्रेन वॉर रुके। आपको बता दूं कि $95 बिलियन जो है अमेरिका ने यूक्रेन और इसराइल को दिए हैं। इसमें इसराइल को अकेले 63 से 65 बिलियन डॉलर दिए हैं। और रशिया तो आपको पता ही कि भारत का हमेशा से ही सपोर्ट करता है। इस समय भी भारत ने डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया से तेल खरीदा। तो पीएम मोदी ने बोला शुक्रिया पुतिन, शुक्रिया मतर बहुत अच्छा किया तुमने, मजा आ गई, तुम तो अमित शाह से भी बढ़िया निकले। ऐसा तो नहीं बोला, मजाक की बात है, ठीक है। तो पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज्यादा थैंक यू किया और सपोर्ट बोला कि ओ थैंक यू सो मच सर, आपने पैंडेमिक और जियो पॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं उसमें हमारी मदद की। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो बोला कि बिल्कुल जो भी प्रोजेक्ट्स है रशिया के फार ईस्ट में वो चलते रहने चाहिए। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन विजन की बात की, बोला कि जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स उनको मैं एलिमिनेट करेंगे। टैरिफ समझते हो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि रशिया से कोई भी सामान आ रहा है भारत में तो भारत उस पर टैक्स लगाता है, उसी को ही टैरिफ कहते हैं, ठीक है। और ये हर देश लगाता है। तो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको एक काम करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। फिर बायलैटरल सेटलमेंट, नेशनल करेंसीज को यूज करता है ना, क्यों डॉलर का यूज करना, हम रुपया करते हैं तुम रूबल करो, तो दोनों एक दूसरे की करेंसी को यूज करके सीधा एक दूसरे से बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। डी डॉलराइजेशन जिस दिन होने लगा उस दिन अमेरिका सड़क पे आ जाएगा, मालिक 2 रुपए हैं तो दे दीजिए, कटोरे में डाल दीजिए, ये होगा। कनेक्टिविटी रूट्स की बात करें तो चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्टॉक जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रशिया का पोर्ट है, वहां से मेरी टाइम रूट जो है वो डेवलप होगा, जो कि आप देख ही सकते हो। मलेशिया से जाते हुए फिलीपींस, साउथ चाइना सी को चीरते हुए सीधा व्लादिवोस्टॉक तक जाएगा। और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में भी प्रमोशन की यहां पे बात की है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इट इज इंपॉर्टेंट।
बाकी और क्या एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है क्लाइमेट चेंज को लेकर, पोलर रिसर्च क्योंकि भाई रशिया आर्कटिक में आता है, लीगल आर्बिट्रेशन को लेकर और फार्मास्यूटिकल सर्टिफिकेशन को लेकर। कॉन्सुलेट्स की बात करें तो रशिया ने बोला कि कजान में हम नया कॉन्सुलेट खोलेंगे सर, और याकत्रिनबर्ग में भी हम नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। फिर उसके बाद ट्रेड टारगेट की बात करें तो आपको बता दूं करेंट ट्रेड $65 बिलियन का है। भारत जो है सिर्फ और सिर्फ रशिया को $5 बिलियन बेचता है, बाकी $60 बिलियन भारत खरीदता है। तो भारत का भयानक ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ट्रेड 66% से ग्रो हुआ अगर हम पिछले साल की बात करें, ठीक है ना। और अभी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही 20% जो है वो चला गया है। मिलिट्री से अब हम इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। पहले भारत ब्रह्मोस भाई, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, ये नदी है मॉस्कोवा जो है वो रशिया में। तो भारत का जो पूरा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। S-400 से लेकर ब्रह्मोस से लेकर और बहुत सारे मेग सब कुछ अगर आप देखो तो भारत से हमने रशिया से हमने काफी कुछ खरीदा है। डिफेंस पार्टनर रहा है, बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज है। अब आखिरी करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत ने हाई सीज ट्रीटी को, क्या बात है, उसको रेटिफाई कर लिया है। पेपर 2 IR के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। हाई सीज क्या होते हैं? हाई सीज जो 2/3 दुनिया के ओशन का है, समझ रहे हो, यानी कि 66%, 95% वॉल्यूम, 95% अर्थ ऑक्यूपाइड हैबिटेट, लेकिन 1% हाई सीज आर प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली हाई सीज इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं जहां पे सब लोग जा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब भारत है। भारत 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि जो उसकी मैरीटाइम बाउंड्री है 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब 370 किलोमीटर तक वो भारत का अधिकार है। भारत की जहां पे बाउंड्री खत्म हो रही है उससे 370 किलोमीटर तक वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी देश का, यानी कि वो वहां पे फिशिंग कर सकता है, वहां पे सब कुछ कर सकता है, उसका अधिकार है उस पानी पे। लेकिन उसके बाद आ जाता है हाई सीज, वो ये इंटरनेशनल वाटर्स है जहां पे हर देश जो है वो जा सकता है, नेविगेट कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। भारत के अगर मान लीजिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कल को चाइना का वेसल आ जाए तो भारत चाइना पे कार्रवाई कर देगा। लेकिन हाई सीज क्योंकि सबके लिए ओपन है, तो ये चीज है। तो बेसिकली यहां पे यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो ट्रीटी साइन की है कि 30% जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में रखेंगे इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज का 30% इंटरनेशनल, मतलब ये हाई सीज में रहेगा 2030 तक। तो 20 साल लगे और इसको पिछले साल फाइनलाइज किया गया। 51 देशों ने इसको साइन किया है, 8 ने इसको रेटिफाई किया है। भारत का रोल की बात करें तो भारत ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और बोला कि हम साइन और रेटिफाई इसको बिल्कुल करेंगे। हाई सीज को प्रोटेस्ट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप देख ही सकते हैं ये सब आपको हाई सीज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना हट, तो ये तो मेरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज मेरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया, जो रेड में आपको दिख रहा है। बाकी जितने भी ये पैसिफिक ओशन और ये सब हाई सीज है, ओके। और ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है ना, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है देशों के। तो ये समझना है। अबे यार ये क्या हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ओके, फ्लर्ट और LB1 कोविड वेरिएंट्स, क्या बात है। पेपर 2 हेल्थ और एजुकेशन की बात है। तो फ्लर्ट स्ट्रेन, भैया तैयार हो जाओ क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट आ गया है, फ्लर्ट और LB.1। ये जो सब वेरिएंट्स है ओमिक्रॉन के, जिसने तबाही मचा दी थी, हालांकि इससे डेथ्स नहीं हुई, जो कि बच गए हम। म्यूटेशन हो गया है KP.2, JN.1.7 और बाकी KP या फिर JN वेरिएंट्स। तो बेसिकली JN.1 से ये ओरिजिनेट हुआ है, डोमिनेट किया है अमेरिका में, यूके में, यूरोप में इन्फेक्शन से फैला रहा है। LB.1 वेरिएंट इसको बोला जा रहा है, ठीक है ना। फ्लड ग्रुप से ही आता है। 7.5% अमेरिका के केसेस में ये जो है वो दिख रहा है। और सिम्टम्स वही है, फीवर आएगा, कफ आएगा, स्मेल चली जाएगी, थकान होगी, डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, इम्यूनिटी को छेद देगा। वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स भी क्योंकि म्यूटेट किया है सुरक्षित नहीं रहेंगे। ट्रांसमिशन की बात करें तो हाईली ट्रांसमिशन है और ये छक्का मार दिया है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। क्यों? करंट सिचुएशन की बात करें तो जैसे भारत में इतने ज्यादा वेरिएंट्स नहीं देखने को मिले। KP.2 KP.1 के 290, मतलब KP.2 के 290 और KP.1 के 34, तो ज्यादा केसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका, यूके, सिंगापुर में हमको अपटिक देखने को मिला है। प्रिवेंटिव मेजर्स वही, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, थोड़ा सा दूर रहिए, पास नहीं आने का,
मास्क पहनिए, वेंटिलेशन जरूरी है। वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है, स्पेशली जिनको पहले से कुछ बीमारी है, तो थोड़ा सा ध्यान दें और शॉर्ट्स लेते रहें। ये लेक्चर था करेंट अफेयर्स ऑफ 11 जुलाई। बाकी आज के करेंट अफेयर्स हम कल करेंगे। बाकी आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।